तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो एचसीएस मेंस की जो सीरीज चल रही है, जिसका नाम सर्वज्ञान हमने रखा है, जिसके तहत हम क्या करते हैं, आपको मेंस राइटिंग कराते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ जो प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लेते हैं, और कहीं ना कहीं उनसे जो भी पूछा गया है उनको एक होलिस्टिक अप्रोच से आपको बताते हैं। होलिस्टिक मतलब उससे जुड़ी जुड़ी हुई सब बातें, क्योंकि फायदा ये होता है कि कभी कभी देखा जाता है कि रिपीटिशन होता है, राइट, या उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपसे पूछ ली जाती है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2014 का है। राइट अबाउट द मेरिट ऑफ कीपिंग एजुकेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब शिक्षा जो सब्जेक्ट है, जो मुद्दा है, उस पे वर्तमान में इसको एक समवर्ती यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, जिसमें आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाता है। परंतु मुझे उम्मीद है आप में से अधिकतर लोग ये जानते होंगे, जब ये संविधान बना था, जिन्होंने संविधान बनाया था उन्होंने शिक्षा को राज्य सूची पे रखा था, एंट्री नंबर 11 पे रखा था, राज्य सूची पे। वर्तमान में ये समवर्ती सूची में है, एंट्री नंबर 25। ये बात याद रखेंगे, डोंट वरी, अभी स्लाइड में आपको दिखेगा। अब देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है कि संविधान जिन्होंने बनाया था वो चाहते थे ये राज्य के पास ज्यादा रहे। क्यों? क्योंकि ऐसा होता था कि हर राज्य में, आपको पता है, अलग अलग संस्कृति देखी जाती है। भारत की खूबसूरती यह है कि भारत में हर रंग रूप दिखता है। तात्पर्य यह है कि भारत की जो संस्कृति है वो भिन्न भिन्न है, डाइवर्सिटीज है कल्चर में, राइट। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो होती है वो कल्चर से प्रभावित होती है, राइट। डोंट वरी, इसको मैं आगे बताऊंगा और डेप्थ में। फिलहाल ये जो बातें मैंने कही इसको याद रखिएगा। आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये अभी भी फिलहाल ये जनवरी की न्यूज है। जनवरी में भी ये विवादित हुआ है कि आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक न्यूज है, मूव एजुकेशन बैक टू स्टेट लिस्ट। यानी कि यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ लोग, खासकर जो नौजवान है, वो मांग कर रहे हैं सरकार से, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो शिक्षा है उसको दोबारा से राज्य सूची में डाला जाए, जो ओरिजिनल था, राइट। 42वें संशोधन से शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं 1976 से जो शिक्षा है वो एक समवर्ती सूची में आई है। तो यहां पर देखिए मांग उठाई जा रही है, और ये जनवरी, इसी वर्ष जनवरी की न्यूज है, राइट। तो यानी कि वर्तमान में है, तो क्वेश्चन बन सकता है। और यहां पर हमारे एक डीएमके के एमपी साहब है, पी विल्सन के बारे में आप देखिएगा। ही इज वेरी नॉलेजेबल मैन, और ये एक बहुत अच्छे जो विधि संबंधित जो विचार होते हैं इनके, विधि मीन्स लॉ रिलेटेड, जो इनकी जो भी थिंकिंग है उसमें बहुत अच्छा ये लिखते हैं। तो आप इनको पढ़ सकते हैं जिनको लॉ में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये भी मांग उठा रहे हैं असेंबली में कि कहीं ना कहीं, असेंबली से मेरा मतलब है कि ये अपने जो इनका जो क्षेत्र है वहां पर ये मांग उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उसको दोबारा से राज्य सूची में डाला जाए, राइट। अब देखिए, हमें एग्जाम वाइज ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से एमपी ने या कौन से एमएलए ने ये बात कही है। ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है, ये जो स्लाइड्स मैंने दिखाई आपको, ये बताने की कोशिश की है कि ये वर्तमान में भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है, इसलिए कम से कम 80 to 90% इसके क्वेश्चन आने के चांसेस है, राइट। तो इसको हम अच्छी तरह समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक अनुच्छेद 254, आर्टिकल 254 आपको दिख रहा होगा। ये आपके मैं समक्ष लाया हूं। क्यों लाया हूं? क्योंकि इसको पहले समझ लेते हैं, तब आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो यहां से आपने आर्टिकल 254 को भी याद रखना है, राइट। आगे देखते हैं। तो इसमें जो क्लॉज 1 है, ये जो आपको क्लॉज 1 दिख रहा है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य कानून बनाते हैं,
अब कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, कहते हैं ना एक म्यान में दो तलवारें होंगी तो टकराएंगी, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर कभी ऐसा विवाद होता है कि एक ही मुद्दे पे केंद्र ने और राज्य ने कानून बना दिया है, तो कौन जीतेगा? तो जीतेगा यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी केंद्र को, संसद को। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट क्लॉज हमें बता रहा है कि विनर कौन होगा? पार्लियामेंट, सिंपल। अब जो सेकंड क्लॉज है वो कहीं ना कहीं जो क्लॉज 1 है उसके विपरीत बात करता है। कैसे करता है? अगर जो राज्य है यानी कि स्टेट है, अगर उसने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करा दिए, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करा दिए अपने विधेयक पे, ठीक है, जैसे आमतौर पर राज्य के जो विधेयक होते हैं उस पे हस्ताक्षर करते हैं गवर्नर, तभी वो अधिनियम बनता है। परंतु अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है कि राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो उसके तहत अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं तो जो कानून, अब किसको प्राथमिकता मिलेगी? राज्य वाले को। तो क्लॉज 2 ये कह रहा है। परंतु क्लॉज 2 का जो पैराग्राफ सेकंड है, आई रिपीट, क्लॉज 2 का जो पैराग्राफ सेकंड है वो कह रहा है क्लॉज 2 में अगर मान लो ऐसा कानून है जिसमें राज्य ने हस्ताक्षर करा लिए राष्ट्रपति के, तो यानी कि अब प्राथमिकता इसी राज्य के कानून को दी जाएगी। परंतु पैरा 2 के अकॉर्डिंग संसद चाहे तो दोबारा से एक नया कानून लाके वो जो कानून है जो राज्य ने राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाए हैं उस कानून को हटा सकता है। तो हम क्या सीखे? ओवरऑल 254 के तहत जो शक्ति असल में किसके पास है? संसद के पास। तो मुझे उम्मीद है क्लॉज 1, क्लॉज 2 और उसका पैराग्राफ 2 वो आपको क्लियर है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका निचोड़ क्या निकला है? निचोड़ ये निकला है कि समवर्ती सूची में दबदबा जो होता है वो संसद का होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अनुच्छेद 254 कह रहा है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे, अनुच्छेद 254। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए शिक्षा के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो यहां पर रिटर्न आपको मिलेगा। देखिए जब संविधान जिन्होंने बनाया था उन्होंने इसको जो एंट्री, जो प्रविष्टि 11, प्रविष्टि 11, एंट्री 11 में से रखा है, ये आपने याद रखना है। रखा था, एंट्री 11 में इसको रखा था। और कहां रखा था? स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में से रखा था। परंतु 42nd अमेंडमेंट जो कि ड्यूरिंग इमरजेंसी हुआ था 1976 में, इसको हटाकर कहां डाल दिया है? संवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, एंट्री नंबर 25। ये डेटा आपने, फैक्चुअल डेटा याद रखना, आपने मीन्स में लिखना है, राइट। आपको अच्छे मार्क्स चाहिए ना, तो ये एंट्रीज आपने लिखनी चाहिए। अब जो ये शिफ्टिंग हुई है, यहां पर आप पहले स्लाइड देखिए, यहां पर लेट रिस्पेक्टेड श्रीमती इंदिरा गांधी जी आपको दिख रही होंगी। ये है स्वर्ण सिंह। कहा जाता है कि स्वर्ण सिंह जो भी बात कहते थे इंदिरा गांधी जी मानती थी। जैसे अगर मैं बात करूं मौलिक कर्तव्यों की, तो वो भी 42वें संशोधन से आए थे, 10 मौलिक कर्तव्य, तो वो भी स्वर्ण सिंह रिपोर्ट ने जो बोला था। तो जो सरकार है केंद्र की, जो इंदिरा गांधी के अंडर थी, उन्होंने माना। और वहीं पर ये जो शिक्षा वाली बात थी कि इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला जाए, ये भी जिस कमेटी ने बतलाया या दर्शाया, वो कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह जी थे, राइट। तो उनकी बात मानी गई। तो ये बात याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही इसका सुझाव दिया था कि राज्य सूची से कहां डाला जाए? समवर्ती सूची पे, राइट, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो यहां तक मैंने आपको थोड़ा बताया। यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि किसके कहने से ये समवर्ती सूची में आया, इस तरह का डेटा आपको दिया। और ये भी बताया कि अनुच्छेद 254 क्या कहता है, राइट। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे जो बात है कि यहां पर आप देखोगे कि अभी तक हम कह रहे हैं कि समवर्ती सूची में आके क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ, देखो केंद्र ने क्या किया है, ऐसे ऐसे संस्थान बनाए हैं जो वाकई ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे एम्स का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि एम्स इतना बड़ा संस्थान है और इतने कम कीमत पे इलाज करता है, क्योंकि इसकी फंडिंग सरकार द्वारा होती है। अब इमेजिन करिए अगर राज्यों के पास ये होता तो राज्य इतनी फंडिंग नहीं कर पाते। तो इतने बड़े स्तर पर फंडिंग होती है एम्स की, तो इसीलिए एम्स अस्तित्व में आया, क्योंकि जो शिक्षा है कहीं ना कहीं वो समवर्ती सूची में आई। तो कहने का क्या मतलब है, केंद्र के पास कंट्रोल आया, ठीक है। जैसे कि जो केंद्र के जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, इसमें भी आप जानते हैं इनका भी क्या है कि जो कम पैसे में, कम फीस में अच्छी शिक्षा ये देते हैं, राइट।
जिससे कि एक शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है केंद्रीय विद्यालयों से, राइट। तो ये कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया है एक अच्छा पहलू कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आई है। तो यहां पर मैंने एक केंद्र की तारीफ करी है और एक फैक्ट बेस तारीफ करी है। फैक्ट क्या है? एम्स केंद्रीय विद्यालय, राइट। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है कि हालांकि जो एडुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको जो हमने समवर्ती सूची में डाला है, ये कहीं ना कहीं हर तरीके से प्राथमिकता जो है वो पार्लियामेंट की यानी कि संसद की दर्शाता है। यानी कि जितनी भी नीति बनती है वहां पार्लियामेंट ही बनाता है। फंडिंग की बात हो पार्लियामेंट ही तय करता है। क्यों? अनुच्छेद 254 मैंने बताया था 254 में क्या है, चाहे समवर्ती सूची भी है परंतु जो मोनोपोली होती है वहां संसद की होती है, इसीलिए मैंने आपको 254 पहले पढ़ा दिया था। तो ये बात यही उठाई गई है। अब मानते हैं कोई राज्य है, कोई अपनी एक विश्वविद्यालय स्थापित करता है, यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करता है, परंतु उसका कैसे उसका जो क्यूरिकुलम है, क्या उसका सिलेबस होगा, किस तरह से होगा, ये सब कौन निर्धारित करेगा? केंद्र। तो इसलिए राज्य क्या करते हैं, राज्य थोड़े से डिमोरलाइज हो जाते हैं, इसलिए वो ज्यादा फंडिंग नहीं करते हैं। इसलिए आप अपने चारों तरफ देखिए, समाज में देखिए, आपको दिखेगा जो भी राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं वहां पर आपको एक कहीं ना कहीं कमी दिखेगी। या तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लेवल का नहीं दिखेगा, या वहां का जो शिक्षा है वो उस तरह की नहीं दिखती है, राइट। परंतु वहीं आप केंद्र विश्वविद्यालय में जाइए तो वहां पर आपको अच्छा मिलता है, राइट। तो रीजन यही है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर एक बात उठाई जा रही है कि जो स्कूल एजुकेशन होता है वो एक बुनियाद बनाता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का। बिल्कुल सही बात है। हम तभी तो कहते हैं कि जैसे हम कभी भी किसी को परखते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको जो नॉलेज माफ कीजिएगा, आपको जो पद दिए जाते हैं, जैसे आप जिस HCS की तैयारी कर रहे हैं तो एक उम्मीद की जाती है एटलीस्ट आपने ग्रेजुएशन किया हो, राइट। यानी कि क्वालिफिकेशन देखी जाती है जिससे कि जो शिक्षा होती है उससे आपका एक नैतिकता पता चलती है, क्योंकि शिक्षा हमें कहीं ना कहीं नैतिकता भी सिखाती है, राइट। तो यहां पर ये बात उठाई जा रही है। तो यहां पर इसीलिए जो केंद्र सरकार है वो कोशिश करती है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक कॉन्सेप्ट से मेरा क्या तात्पर्य है? जो समय अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे नई शिक्षा नीति जो है 2025 का इसका टारगेट है, इसमें बहुत सी बातें नहीं बताई जा रही हैं, राइट। कि कहीं ना कहीं शिक्षा का जो पढ़ाने का तरीका जो चलता हुआ आ रहा था अब उसको परिवर्तित किया जाएगा, राइट। तो यहां पर ये बात बताई रखी है। अब यहां पर देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, एक बात और बता रखी है कि जो राज्य होते हैं उनका एक यूनिक कल्चर होता है, उनकी एक आइडेंटिटी होती है, उनकी एक लैंग्वेज होती है, उनकी एक हिस्ट्री होती है। क्या समझे हम यहां से? जैसे एक राज्य है हरियाणा। हरियाणा ज्यादातर एग्रेरियन इकोनॉमी में आता है। एग्रेरियन मतलब जहां पर खेती पशुपालन ज्यादा होता है, राइट। वहीं पर मैं अगर ऐसे राज्य को लूं, जैसे हिमालय क्षेत्र का कोई भी राज्य ले लेते हैं, जैसे उत्तराखंड को ले लेते हैं, वहां पर जो संस्कृति आपको मिलेगी वो हरियाणा से अलग मिलेगी, बोलचाल अलग मिलेगी। एक हरियाणवी भाषा है, एक कुमाऊनी भाषा है। तो कहने का तात्पर्य है हर राज्य की अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपना अपना भाषा होता है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, संस्कृति और भाषा का जो होता है वो गहरा संबंध होता है। तो देखिए समस्या क्या है कि अगर ये सब तय करेगा केंद्र कि भैया हमारे भारत में ये भाषा होनी चाहिए, इस तरह का सिलेबस होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो उस राज्य की संस्कृति को या तो उस संस्कृति के विरुद्ध जा सकता है या उस संस्कृति के साथ जा सकता है। अब जिन राज्यों के विरुद्ध जाएगा तो वो राज्य कहीं ना कहीं इन नीतियों का विरोध करेंगे और उसे लागू करने में समय लगाएंगे। तो होगा क्या, कुछ राज्य जल्दी लागू कर देंगे, कुछ राज्य समय लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो पूरे भारत का एक एजुकेशन लेवल है, एक स्टैंडर्ड है, उसमें डाइवर्सिटी आ जाएगी, यानी कि वो एक सा नहीं होगा, राइट। और वहां पर आप देखिए जैसे नीट के पेपर होते हैं, NEET, तो वहां पर तो ऐसा नहीं होता है ना कि इस राज्य को कम परसेंटेज के द्वारा इनके बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। वहां तो एक कॉमन स्टैंडर्ड होता है ना, तो बात होती है कॉमन स्टैंडर्ड की। तो ये एक प्रॉब्लम आएगी, राइट, क्योंकि हर राज्य की संस्कृति भाषा अलग, राइट। आगे देखेंगे। अब देखिए यहां पर हम एग्जाम में पूछा गया है एडवांटेजेस क्या क्या है, पर मैं यहां आपको एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस यानी कि इसका अच्छा और इसका बुरा दोनों बताएंगे, राइट। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं पहले। तो यहां पर जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो यहां पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि जितने भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो अच्छी तरह काम कर रही है, या जो भी केंद्र जो है जो भी एक संस्थाएं लाता है या नीतियां लाता है वो अच्छी काम करती है। क्यों? क्योंकि बात होती है फंडिंग।
क्योंकि यहां पर जो होता है कि राज्य, माफ कीजिएगा, जो केंद्र होता है, वो जो फंड होता है, वो जो पैसा होता है, वो इजिली डाइवर्ट कर देता है राज्य को, क्योंकि नीति किसकी है? केंद्र की, राइट। तो एक ये फायदा होता है इससे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बिना फंड के तो कुछ नहीं होगा। अब यहां पर नेक्स्ट जो इसका फायदा है वो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज स्टैंडर्ड एंड कैन बी इंश्योर इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक पूरे के पूरे जो हमारा देश है वर्तमान में, जिसे हम 28 राज्य, 28 केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वहां पर एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, यानी कि स्टैंडर्ड सब जगह एक रहेगा। अगर हम ये एक रिपोर्ट ले लेते हैं कि भैया भारत में 100 में से 78% जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएट हैं, तो हम इसके आधार पे कह सकते हैं कि भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसके 78% क्या है? ग्रेजुएट है। और स्टैंडर्ड की बात की जाए, यानी कि अगर कोई ऑल इंडिया कंपटीशन का पेपर आता है, जैसे आपका यूपीएससी है समझ लीजिए, राइट। यूपीएससी में ये नहीं देखा जाएगा कि भैया इस राज्य को इतने परसेंटेज की इसकी कट ऑफ जाएगी, इस राज्य की इस परसेंटेज की कट ऑफ जाएगी, इस तरह का नियम नहीं होगा, राइट। तो यूनिफॉर्मिटी होगी, यानी कि एक प्रॉपर तरीका होगा कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, बस, राज्यों का नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, अलग अलग राज्यों को शक्ति दे दे, तो फिर कहीं ना कहीं ऑल इंडिया कंपटीशन वाली बातों में गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी जटिलता आ जाएगी, क्योंकि फिर प्रतिशत राज्यों के हिसाब से भी तय करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए ये भी बहुत अच्छा है, यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एजुकेशन जो होता है वो एक डायनेमिक प्रोसेस होती है। डायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि शिक्षा जो होती है वो प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है, उसमें नए नए परिभाषाएं आती रहती है, क्योंकि रिसर्च जब तक होगी तो जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो तो बदलेंगे। तो इसीलिए इसको डायनेमिक प्रोसेस कहा गया है। और डायनेमिक प्रोसेस में रिसर्च होती है, तो रिसर्च इसलिए हो पाती है क्योंकि फंडिंग अच्छी है और केंद्र के पास शक्ति है, तो अच्छा फंड हो पाता है। इसीलिए जो शिक्षा है, जो ये मुद्दा शिक्षा है, ये एक डायनेमिक है। तो ऐसे मुद्दों को कहीं ना कहीं उसके पास रहना देना चाहिए जिसके पास ज्यादा शक्ति है, राइट। तो ये बात उठाई जा रही है। रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस, और कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस वेल ऑर्गेनाइज एंड फाइनेंस बाय द सेंटर। मैंने बताया था जो रिसर्च, क्योंकि शिक्षा क्या है? रिसर्च बेस, राइट। तो यही बात मैंने सिंपल वे में आपको बताई। अब थोड़ा सा इसका नेगेटिव, कहते हैं ना एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, अब इसका जरा नेगेटिव पहलू देख लेते हैं। अब देखिए, शिक्षा जो है जब वो केंद्र का मुद्दा बन जाती है, सेंट्रल सब्जेक्ट बन जाती है, तो जो भी लोकल नीड्स हैं उनको पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए, ऐसा है कि आप एक स्टेट पीसीएस का पेपर देते हैं, चाहे वो हरियाणा है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे हिमाचल प्रदेश है। अब आप जानते हैं कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये कॉमन होते हैं इस तरह से। बट आपको दिक्कत क्या होती है कि हर राज्य का अपना एक खुद का फैक्ट्स भी होते हैं जो हमें अलग से पढ़ने पड़ते हैं। यानी कि आपने मानते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए, बहुत अच्छी, अब हिमाचल प्रदेश का आ जाता है, तो आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं अभी भी कमी है, क्योंकि आपने हिमाचल प्रदेश का पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही अन्य राज्यों के लिए भी, राइट। अब होता क्या है कि आप मानते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज से आपने पेपर क्रैक किया, आप हरियाणा में लग गए हैं। देखिए, फायदा क्या है? आपको हरियाणा का कल्चर अच्छी तरह पता है, क्योंकि आपने उस पेपर में हरियाणा का पढ़ा है, या किसी भी राज्य में आप पीसीएस के थ्रू जाते हैं तो उस राज्य का आपने पढ़ा है। पर वही बात यूपीएससी की जाए, यूपीएससी ऑल इंडिया है, तो वहां पर ऐसा तो नहीं है ना कि पर्टिकुलर किसी राज्य का पूछा जाता है, नहीं ना। अब वो लड़का या वो लड़की जो यूपीएससी क्रैक करके एक आईएएस बनती है या बनता है या आईपीएस बनते हैं, जो भी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, तो वहां पर वो जिस भी राज्य में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके पीसीएस लेवल से ऊपर बैठे हैं, परंतु उनको लोकल लेवल पे जो नॉलेज है वो एक पीसीएस अधिकारी से कम होगी नहीं होगी, और वो बैठा आपके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं वो नीतियों में गड़बड़ होगी नहीं होगी, या तो आपको सीखना पड़ेगा बहुत समय कि यहाँ का लोकल कल्चर कैसा है, इस तरह से। तो कहा यह जा रहा है कि जब केंद्र पे होता है कंट्रोल, तो जो लोकल संस्कृति है, जो लोकल रिक्वायरमेंट है उस क्षेत्र की, क्योंकि भारत में तो डाइवर्सिटीज हैं, भिन्नताएं हैं, तो दिक्कत होगी नहीं होगी। तो यही बात इसमें बताई है। तो ये एक नेगेटिव पहलू है इसका। अब जैसे कुछ सेंट्रल एजुकेशन बॉडीज होती हैं जो नियम रेगुलेशन बनाते हैं, जैसे यूजीसी है, ग्रेजुएशन आपका तभी वैलिड होगा जब वो यूजीसी से अप्रूव्ड होगा। एनसीईआरटी जो स्कूल होता है, एनसीटी, कैप, ये जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं
अति कंट्रोल करने लगते हैं, अति एक्सेस वे में कंट्रोल करने लगते हैं स्कूल कॉलेजेस को, चाहे रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कि जैसा आपको बताया था, हर राज्य का अपना एक सिस्टम होता है, और स्कूलों में तो ज्यादातर ये ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं संस्कृति से जोड़ा जाए, ठीक है, क्योंकि संस्कृति से जितना आप जोड़ते हैं आपके अंदर वो नैतिकता बनी रहती है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी कंट्रोल करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो स्टेट होते हैं वो काम करना ही छोड़ देते हैं, फिर वो कहते हैं हमें करना ही नहीं है, राइट। वही बात है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट विच में इंटरप्ट इन पॉलिसी डिसीजन ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य को चाहता भी है कि भैया हम 10th लेवल तक ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये पढ़ाया जाए, राइट। जैसे कि आजकल आप जानते होंगे कि कोशिश की जा रही है कि जो सेक्स एजुकेशन है उसको पढ़ाया जाए, परंतु बहुत जगह ज्यादा ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं केंद्र हाँ कहता है या ना कहता है। एक उदाहरण है इस तरह की नीतियां जो समय की मांग है, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो नीति फिर आ ही नहीं पाती है, राइट। ऑब्जेक्शन बनने लगते हैं, जैसे जो मैंने अनुच्छेद आपको पहला दिया था उसमें देखा होगा कि राज्य क्या करते हैं, फिर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर ले लेते हैं, तो वो कानून आपस में लड़ रहा होता है, वो मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे में वो राज्य और केंद्र आपस में लड़ रहे होते हैं, राइट। तो ये भी एक देखा जाता है, इस वजह से डिले होता है। नीति सही समय पे लागू ना हो, गलत समय में लागू हो तो वो गलत होती है। उदाहरण, जब आपको भूख लगी हो तब आपको रोटी मिले तो रोटी की अहमियत तब होती है, जब आपको भूख ही नहीं लगी है तो रोटी मिले तो क्या फायदा। वही कानून से होता है, वही नीतियों से होता है, राइट। ये बात याद रखेंगे। एक और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, आखिरी। दिस में बी द चांस ऑफ डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल पॉलिसी एट द सेम। वही मैंने अभी बताया, कोई डिले, एक ये भी तो है। मैंने कहा ना, केंद्र कोई अच्छी नीति ले आया, मैं ये नहीं कह रहा, केंद्र की बुराई नहीं कर रहा, जो राज्य के लिए अच्छी है, परंतु राज्य का अहम होता है ना। राज्य कह रहा नहीं भैया, कि जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड, वो कहेगा नहीं भैया, हमारे बच्चे जो एलिमेंट्री स्कूल है यानी कि क्लास 8th तक उनको कुमाऊनी भाषा आनी चाहिए, उनके सिलेबस में कुमाऊनी भाषा होनी चाहिए। पर केंद्र ने कहा नहीं, ऐसा कुमाऊनी भाषा नहीं होगी, हिंदी होगी, क्योंकि अगर हम एक ही भाषा रखेंगे तो यूनिटी आएगी, अखंडता आएगी, एकता आएगी। परंतु राज्य ने कहा नहीं ऐसा नहीं। तो राज्य ने क्या करा, एक कानून ले आया जिसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करा लिए, मान लेते हैं। तो आपस में समझ रहे हैं कि वो लड़ाई होने की वजह से क्या होगा, डिले होगा। नीतियों में क्या हो जाएगा, नीतियां जो होंगी वो डिले होनी शुरू हो जाएगी, जो भी पॉलिसीज हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। जैसे कि मैंने अभी रोटी वाला उदाहरण आपको दिया था। तो देखिए, हमने अभी देखिए क्या पढ़ा, अब हम पूरा देखेंगे। हमने जो पढ़ा, एक सेकेंड, हमने पढ़ा स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, कुछ न्यूज दिखाई थी कि ये करेंटली न्यूज में है, तो वो तो आपके मेंस राइटिंग में नहीं आएगा। इंट्रो में आपने वाली बात उठा लेनी है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने इसको राज्य सूची में रखा, राज्य सूची में एंट्री नंबर 11 पे रखा, परंतु 42वें संशोधन से ये एंट्री नंबर 25 पे चला गया है। और ये अब कहां चला गया है, कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। पहले कहां था, राज्य सूची में। तो ये आपका इंट्रो है। बाकी क्वेश्चन में तो पूछा था कि फायदा बताइए, तो मैंने आपको फायदे और नुकसान बता रखे हैं। तो अगर क्वेश्चन में फायदा पूछा है तो आपने नुकसान नहीं बताना है, ये बात याद रखेंगे मेरी। बॉडी में आपने केवल फायदे बताने हैं, जो एडवांटेजेस मैंने बताए हैं। परंतु यहां पर ये लिखा होता कि इस पे कमेंट करिए। तो कमेंट में आपने फायदे नुकसान दोनों लिखने होते हैं, राइट। तो वो मैंने आपको दिखाया, और जो भी आपने नुकसान लिखा है उसका एक समाधान भी आपने देना है। और जैसे आपको दिखा था, जो मैंने वो बताया था कि आपस में लड़ जाते हैं राज्य और केंद्र, तो इसमें आपने ये देना चाहिए कि इसमें एक संयुक्त सत्र बैठाया जाए। जैसे 108 का संयुक्त सत्र क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा, ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए संयुक्त सत्र का कि एक तरफ संसद बैठी हो और एक तरफ वो राज्य बैठे हो। जैसे जीएसटी काउंसिल है ना, उसका उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें आपको पता है केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा जो हमारा संघीय संरचना है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका जीएसटी काउंसिल। तो ऐसे उदाहरण देके आप सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। अब मैं जानता हूं जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो बहुत वेल क्वालिफाइड है, राइट, एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं एक लाइन बाय लाइन आपको नहीं दे रहा हूं, राइट। अगर आपको लाइन बाय लाइन भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहां से आपने ये डेटा ले लेना है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब आइए मेन बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं कैसे हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उसके बदले में ऑब्वियसली हम लोग कुछ चार्ज लेंगे, क्योंकि कॉमर्स इज अ इनसेपरेबल पार्ट, क्योंकि वो मोटिवेशन देता है, राइट। अगर हम अच्छा काम करते हैं, हमारा अच्छा काम चलता है, हमारा अच्छा बिजनेस चलता है, तो हम और ज्यादा इक्विपमेंट खरीदते हैं, और ज्यादा क्वालिटी में काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके लिए एक HCS मेंस के लिए जो आपके लिए प्रीमियम लेक्चर्स जिसमें आपको दिए जाएंगे और स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जिसमें आपके पास इतना समय नहीं है, वो हमारा हेडेक है, आपने क्या पढ़ना है, पेपर निकालने से मतलब होना चाहिए, राइट। तो ये आपको केवल पड़ेगा 6,999, राइट, ये बात याद रखेंगे। और वैसे ही अगर आपको चाहिए, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए,
हमारे पास टेस्ट सीरीज भी है, आपके 4 पेपर होते हैं मेंस में। अगर मैं ऑप्शनल को हटाऊं तो एक इंग्लिश, हिंदी और जीएस। तो इंग्लिश के लिए आपको मिलेंगे 10 टेस्ट सीरीज, हिंदी के लिए 10 और जीएस के लिए 15। टोटल 35 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, वो भी केवल 6,999। नोट करेंगे उसमें आपको ये नहीं मिलेगा, केवल टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ये मोस्टली उनके लिए होता है जिनकी ऑलरेडी तैयारी है और जो टेस्ट सीरीज अपना एक लेवल देखना चाहते हैं कि वो कंपटीशन में कहां स्टैंड करते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेरिट। देखिए पर्सनली तो आई रिकमेंड दिस, ये आपको है कॉम्बो, पूरा बंडल है ये। इसमें आपके प्रीमियम लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल भी है और 3 के 3 टेस्ट सीरीज भी हैं। ये आपको मात्र पड़ेगा 9,999। देखिए कॉस्टिंग भी बहुत जेन्युइन रखी है हमने, मात्र 9,999। और इसमें भी देखिए आपको क्या हम फायदा दे रहे हैं, एक ऑफर दिख रहा होगा अर्ली 90। इसमें क्या करना है, आपने 9,999 का केवल 10% हमें पे करना है, जो केवल है 999 वो पे करना है। और ये जो टारगेट करता है ये उनको करता है जिनको लगता है कि उनके प्री में इतने मार्क्स आए हैं कि उनका मेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो मतलब एक सीमा में, बॉर्डर में खड़े। अब क्या करें, वो तो या तो रिजल्ट आने का वेट करे, और जिस हिसाब से पिटीशन दायर हो रही है तो रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करें, वेट करें, समय बर्बाद करें? नहीं, आपने क्या करना है, केवल 999 रुपए हमें देने हैं और हमारे जो बंडल कोर्स है उसमें लॉग इन कर लेना और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। फिर जो रिमेनिंग 9,000 है वो आपने तब देना है जब आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाता है, राइट? तो इससे क्या होगा फायदा, आपका जो समय है वो आप नहीं गवाएंगे। पैसा गवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कमा लिया जाता है, समय नहीं गवाना, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट दी मेरिट। तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा महक मैम जो पहले एसडीएम बनी थी एचसीएस के थ्रू, आज वो यूपीएससी के थ्रू आईपीएस है, राइट? तो वो क्यों है? देखिए दिमाग लगाइए, अगर कोई एसडीएम है क्या उसके पास इतना समय होता होगा वो पढ़ने का? नहीं। मैम ने क्या किया, केवल यहां पर टेस्ट सीरीज लगाई, बस। लॉजिक सोचिए, एसडीएम जैसे पद में आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी, यानी कि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फिर उन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाई यहां, आज उनका सिलेक्शन आप देखिए। तो टेस्ट सीरीज की ये इंपॉर्टेंस है, राइट? नेक्स्ट देखिए, मेंस राइटिंग इज ऑल अबाउट स्किल। स्किल कैसे आती है? एक्सपर्टीज से। एक्सपर्टीज कैसे आती है? रिपीटिशन से। जितना मेंस राइटिंग करिए, यहां कितना भी आपका क्लियर है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कितना भी क्लियर है, हम जब लिखते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, तो लिखते रहना है। और ऐसे आप कॉपी सेंड करनी है। यहाँ देखिए गोयला क्लासेस में ऐसे कॉपी चेक होती है। मोहित राठी जी हैं जिनका सिलेक्शन एईटीयू में हो गया और इनका लगभग 72 आउट ऑफ 100, यानी कि इनको 70% मार्क्स दिए गए थे और आज एईटीयू में सिलेक्ट है। अब सोचिए आपके 90% मार्क्स आ जाए तो आप कहां सिलेक्ट होंगे? इस तरह से हमारी कॉपी चेकिंग होती है, इतनी स्ट्रिक्ट, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।